बहुत दूर की बात है ना। अगर ये हलवा पका के मैं आप लोगों के ग्रुप में अगर शेयर करूंगी तो तुम लोग नहीं देखोगे, आई नो। खैर एनीवेज, मैंने तो अपना काम करना है, मैंने अपने हिस्से की शमा जलानी है, वो मैंने जला दी है। आप लोग जलाते हैं नहीं जलाते ये आपका और अल्लाह का मामला है। मेरी शमा को आप बुझा नहीं सकते, आपकी शमा को मैं जला नहीं सकती। तो खैर एनीवेज, ये तो बात हो गई दूसरी। अखलाकियात का भी एक लेसन होना चाहिए। अब हम इसको सीक्वेंस कर रहे हैं। सीक्वेंस के अंदर हमें कमांड ये मिली है कि हमने एग्जामिन द लोड लिम्स मोटर सिस्टम एंड द रेलेवेंट। हमने कर लिया सारा, हमने उसको इंस्पेक्ट कर लिया, हमने जो भी था ब्ला 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 प्लांटर्स रिफ्लेक्सेस। उसके बाद हम मरीज को कहेंगे ऐसे हाफ करें और उसकी ग्रॉस पावर जो है वो आपने चेक करें और हल्का सा एक रिफ्लेक्स कर लें टू सी कि यहाँ क्या आ रहा है, अपर या लोअर। क्योंकि अगर यहाँ लोअर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, लीजन किधर है, C5 से बिलो। अच्छा वो डायफ्राम ये ब्रेकियल प्लेक्सस है ना, ये ब्रेकियल प्लेक्सस है ना। C5 से नीचे अगर वो है तो वो लोअर मोटर यहाँ पे लोअर में देगा, नीचे अपर देगा। नहीं समझ आई? देखो ना, अगर C5 से ऊपर होगा तो यहाँ भी अपर आ जाएगा। बेसिकली हम अपर मोटर की बात कर रहे हैं दोबारा। अपर की कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्वाड्रिप्लीजिया के अंदर अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया विद लोअर मोटर डायप्लीजिया आ सकता है। ठीक है, अगर C5 या ब्रेकियल प्लेक्सस के लेवल पे कंप्रेशन हो रही है ना तो इसमें फिर लोअर आ जाएगा। अगर इससे भी ऊपर है फिर चारों क्वाड्रिप्लीजिया। आई बात समझ? एम आई क्लियर? हाउस ऑफिसर्स को ये बात समझ आई? अगर नहीं किसी को आई तो अभी आप बताओ। तो हमारे सीक्वेंस में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं सीक्वेंस से ऊपर चलते हैं। ऊपर हमने जी कहा कि हम इंटरमीडिएट ऑप्थेल्मोप्लीजिया वगैरह जो है वो देखेंगे, हम वो देख लेते हैं। साथ ही हम देख लेंगे क्योंकि एमएस में और ट्रांसवर्स माइलेटस में सेरिबेलर फीचर्स भी आ जाते हैं, तो नेस्टिग्मस भी हमने चेक कर लिया, ठीक है। साथ ही मीटर से डाल के हमने उसे कहा कि हमने ये डाल दी है, हम बाद में इसकी फंडोस्कोपी करेंगे। सही हो गया। उसके बाद हमने पेशेंट जो है उसकी पीछे से स्पाइन चेक कर ली, कोई गिब्बस तो नहीं बना हुआ, कोई मतलब टेंडरनेस वगैरह तो नहीं हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इन द एंड कहेंगे कि वी वुड लाइक टू एग्जामिन रेक्टल एग्जामिनेशन, लंग्स को हम ऑस्कल्टेट करना चाहेंगे और ब्रेस्ट। एनीथिंग लेफ्ट इन दिस सीक्वेंस यू कैन ऐड। ये मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको रट्टा लगवाया तो फिर तो आप लकीर के फकीर हो जाएंगे ना। अब इस तरतीब के साथ जब आप बनाएंगे, अपनी कोई भी स्कीम बनाएंगे, सपोज मोनोप्लीजिया की या डायप्लीजिया की, तो आप सबसे पहले जो है उसका बताएंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है उसको वन बाय वन आप देखें कि इससे रिलेटेड कौन सा टेस्ट मैं बेड साइड पे कर सकता हूं, वो आप लिख लें। शुरू में आपको लिखना पड़ेगा, अच्छा अगर ये इसका डायग्नोसिस है तो मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, ये है तो ये कर सकता हूँ, ये है तो ये। फिर इसको इस तरह से आपने सीक्वेंस देना है कि आप कोई मिस ना करें, यानी तरतीब से आप। अब मैं एक तरतीब से आई हूँ, मैंने लोअर लिम्स देखी, फिर मैंने अपर लिम्स देखी, जहाँ पे मैंने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, उसका एक आधा रिफ्लेक्स चेक कर लिया। फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने आईज में देख लिया इंटरमीडिएट ऑप्थेल्मोप्लीजिया, फंडोस्कोपी और फिर सेरिबेलर फीचर कर लिया। फिर मैं इधर आ गई स्पाइन के ऊपर, मैंने चेक कर ली। और उसके बाद इन द एंड मैंने, अगर मेरे पास टाइम बच गया तो मैं कर लूंगी लंग्स को ऑस्कल्टेट, अगर नहीं बचा तो मैं जो है उसको बता दूंगी एग्जामिनर को कि ये मैंने कर। क्लियर? एनीथिंग इफ यू लाइक टू ऐड यू कैन। हर चीज में इंप्रूवमेंट की जगह होती है, तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये तो बात हो गई है आपके अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया। नाउ लेट्स कम टू लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया में भी वही कमांड मिलेगी आपको, एग्जामिन द लोअर लिम्स एंड द रिलेवेंट। अब आपको पिक हो गया कि ये लोअर मोटर, यार इसके तो प्लांटर्स भी डाउन गोइंग है, इसके तो रिफ्लेक्सेस भी नहीं आ रहे हैं, इसकी तो टोन भी कुछ हाइपोटोनिया में है। फिर आपके क्या डिफरेंशियल होंगे और क्या क्या टेस्ट आप करेंगे? अब जरा आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग है, पोलियो। कैटेगराइज, ऑलवेज कैटेगराइज। इस तरह तो 1000 कॉजेज हैं न्यूरोपैथीज, तुम तो पागल हो जाओगे। इतना तो ना मुझे आता है ना आपको आता होगा, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको पहले कैटेगरीज बताई हैं 6, वो कैटेगरीज इसलिए बताई हैं कि जब एग्जामिनर को भी आप कहोगे कि ये जी ट्यूमर हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो कैटेगराइज करें। एनी वन क्या
इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें क्या देखेंगे? सबसे अनकॉमन चीज आजकल आ रही है ज्यादा, लेकिन वैसे तो डायबिटीज। न्यूरोपैथी, मायोपैथी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड योर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द एंड, वो भी आजकल ज्यादा आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज इट्स वेरी रेयर। आप लोग पढ़े ना हाइपोक्लेमिक पीरियोडिक पेरिसिस, गूगल करें, इतना कम इंसिडेंट है, इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, यू नो। अब हमारे यहाँ आ रहा है, उसके मैंने स्नैन के जिम्मे लगाया, और ये बाकी वार्डों से भी आप पता कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपको डेटा यहीं से कलेक्ट करें, ठीक है। कम से कम आपका आर्टिकल छपे ना छपे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में जिस तरह सिस्टम चल रहा है आपको पता ही है। यहाँ पे जो दयानतदार लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, उनको काम करने ही नहीं दिया जाता, ठीक है, और ना ही उनके आर्टिकल्स छपते हैं, सारी गुरबा परवरी जो है वो चलती है। तो लेकिन आपको मैं कम से कम तरीका बता दूं कि रिसर्च करते कैसे, तो शायद आप किसी अपने जूनियर को बता दो और वो अपने किसी जूनियर को बता दे, तो शायद कोई 1% जो है इसका फायदा हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों से अगर ये करवा रही हूँ तो मैं आपसे कोई इस तरह का वादा नहीं कर रही हूँ कि मैं इसको BMJ में छपवा दूंगी या NEJM में छपवा दूंगी। मुझे बड़ा बुरा एक्सपीरियंस, ये लोग सिर्फ अपनों पे छापते हैं या पैसे लेके छापते हैं, लेकिन कम से कम रिसर्च करनी है आपको। देखिए कल को आप जब बाहर के मुल्कों में जाएंगे तो आप वहां पर यही काम जो है वो बड़ी खुशी से कर रहे होंगे, जो आप यहाँ नहीं ना करते, वही काम जो है वहां आपको करना पड़ेगा और आप कर भी रहे होंगे और कोई गिला भी जबान पर नहीं, और फिर यहाँ आके आप कहेंगे कि पाकिस्तान बहुत बुरा है। ये भी आप देखिए, हम अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखते कि पाकिस्तान अगर बुरा है तो क्यों बुरा है, हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीवेज, मैं तो कंट्रीब्यूट करूंगी, ठीक है। और आप में से भी जो बच्चे हैं उनको मैं यही नसीहत करूंगी कि वो भी आगे कंट्रीब्यूट करें, अपने हिस्से की शमा जलाई जाओ, बाकी जलाते हैं नहीं जलाते हैं उनका खुदा। सो हमने कैटेगराइज करना है। मैम अगर साइट ऑफ रीजन के हिसाब से कैटेगराइज करें तो पहले ऊपर एंटीरियर मांसल डिसऑर्डर जिसमें प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस हो सकता है, नीचे फिर रेटिकुलोपैथी, फिर न्यूरोपैथी जो एक्सॉनल या डीमाइलिनेटिंग हो सकती है। इसी तरीके से भी आप बना सकते हैं, मतलब कैसे बना लो, मैं तो सिर्फ आपको ये गाइड कर रही हूँ कि आपने जो है वो किसी तरीके से जो है ना एक कैटेगराइज करके कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। और शॉर्ट केस में जो बच्चे हमारे, मुझे पता है ना FCPS के बच्चे, उनको समझ ही नहीं आती, जब वो कर लेते हैं ना एग्जामिनेशन जिसकी कमांड होती है बेसिक, उसके बाद रेलेवेंट एग्जामिनेशन पे दे आर टोटली कंफ्यूज कि करना क्या है और इसका मकसद क्या है। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ, ठीक है, आप इस तरह कर लें, वेरी गुड, ठीक है। अगर कुछ मिस नहीं होता, मैंने इसको इस तरह किया है, न्यूरोपैथी, मायोपैथी, योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड योर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसके अलावा कोई लोअर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया किसी की जिंदगी में अगर आता है हम उसको ऐड कर लेते हैं, राइट नाउ। I believe in team work, टीम सिस्टम है, टीम वर्क है, तो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज नॉट वन मैन शो और वन वुमेन शो। I will not be able to teach you or to give you any improvement if you people are not interested. तो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके ज़हनों में कुछ आ रहा है तो आप बता दें। तो अब अगर न्यूरोपैथी को हम लें तो हम क्या देखेंगे रेलेवेंटली? जी बेटे, न्यूरोपैथीज की कितनी मोटी मोटी टाइप्स कितनी होती है? मोटी मोटी हमने तो इसका एक निमोनिक बनाया हुआ, डार डम। आप लोगों ने कोई बनाया है PGC? डार डम से बनता है डायबिटीज, A से एमिलोइडोसिस, R से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, U से यूरेनिया, M से मैलिग्नेंसी, और डार ड्रम था आखिरी था ड्रग्स। कुछ इस तरह का हमने निमोनिक सा बना दिया। तो ये मेन कॉजेज है, सारी नहीं कवर होती, सारी तो हजारों कॉजेज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे रेलेवेंट एग्जामिनेशन? फंडोस्कोपी, उससे क्या पता चलेगा? डायबिटिक, ठीक है, वेरी गुड, गुड एफर्ट। सेंसरी सिस्टम कर सकते हैं। कौन सी? अच्छा ठीक है, सेंसरी न्यूरोपैथी अगर कोई होगी तो ठीक है, कर लिया आपने। डायबिटीज के हवाले से आप पोजीशन या वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं टू फर्दर कंफर्म। चाहे ये आपकी मेन कमांड नहीं है, फिर भी आप उसका अंगूठा ऊपर नीचे करवा के कह सकते हैं कि जी मोस्ट लाइकली ये डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि एक तो बड़ी कॉमन है और दूसरा इसकी पोजीशन सही नहीं है। एनीथिंग एल्स? जॉइंट्स, आर्थराइटिस के लिए जॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा ठीक है। और CPS में और क्या होता है? फेशियल फेस
ये भी करवा लोगे, सारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं होता इतना। और व्हाट इज मिलर फिशर सिंड्रोम? टैक्सिया, थर्मोप्लीजिया, टैक्सिया, ट्रायड ऑफ टैक्सिया, थर्मोप्लीजिया, एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, एरेक्सिया। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं ना लगेगा। इसमें कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा ना। आ करवा के देखिए, अगर कोई न्यूरोपैथी ऐसी भी है जो 9-10 को करवा रही है इन्वॉल्व, सिंपल आप, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जो ये जो आप आ करवा के देख रहे हैं या ये करवा के देख रहे हैं, ये मायोपैथीज भी कुछ ऐसी होती हैं जो कि ओक्यूलोफेरिंजियल मायोपैथी है, फिर कुछ ऐसी होती हैं जो बल्बर मसल्स को इन्वॉल्व कर रही है, ये उन सबके रेलेवेंट में आ जाता है ये चीज। अगर आपके एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स वीक है या आपके फेरेंजियल मसल्स वीक है और कोई मायोपैथी है तो उसमें भी ये रेलेवेंट बन जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये दूसरा, न्यूरोपैथी और मायोपैथी में और क्या बड़ा फर्क होता है बेड साइड? मैडम उसमें पेन नहीं होती, उसमें पेन भी होता है So, सर। we are not allowed to ask any question. Short मोटर question. में मायोपैथी में प्रॉक्सिमल मसल्स वीक होंगे, न्यूरोपैथी में डिस्टल ज्यादा वीक। Maybe. Careful. Reflexes. बुक पिक्चर जो है, जो कहती है बुक पिक्चर, ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सेस मायोपैथी में भी एब्सेंट हो सकते हैं, एडवांस स्टेजेस में मायोपैथी में भी एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन वहां पर देयर एंड देन आपने 5 मिनट के अंदर अपने एग्जामिनर को ये कहना है कि सिंस हर रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट सो मोस्ट लाइकली इट इज न्यूरोपैथी, या सिंस इट्स रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट सो मोस्ट लाइकली इट इज मायोपैथी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? हो सकता है, हो सकने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपने उसको एग्जामिनर को जब बताना है तो आप यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योरसेल्फ, और वो जस्टिफाई आपके जो इस पेज पे। अच्छा, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए क्या रेलेवेंट टेस्ट होता है? अब तो इट्स वेरी वेरी अनलाइकली कि पैराप्लीजिया किसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हमारे यहाँ तो माइस्थीनिया ग्रेविस ही आता है, लेकिन जाहिर है कि हम एक स्कीम बना रहे हैं तो हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को भी बीच में डाल लेते हैं। तो क्या उसके लिए टेस्ट होता है? फैटिगेबिलिटी टेस्ट, और उसको हम जल्दी से क्विकली कौन सा टेस्ट है? आई मूवमेंट। नहीं, ऐसे करवा ली 15 से 10 तक गिनती है, वो एकदम ड्रॉप करता है। या उसे कहें दोनों बाजुओं को पहले पावर बेस लाइन की चेक करें, और उसके बाद उसको कहें कि जिस तरह नलका गिरते हैं ना उस तरह आप 10 दफा यूं करें, ठीक है, और उसके बाद उसकी पावर चेक करें। अगर उसको माइस्थीनिया ग्रेविस होगा तो उसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी, अगर लैम्बर्ट-ईटन होगा तो इंक्रीज हो जाएगी। ये बुक पिक्चर है, ये इसका प्रैक्टिकल लाइफ से शायद इतना कोई अमल दखल ना हो सकता है आपको ऐसा एमजी ना मिले, हो सकता है आपको ऐसा लैम्बर्ट-ईटन ना मिले, लेकिन ये बुक पिक्चर है, ठीक है। तो आज हमने 2 स्कीम्स डिस्कस की हैं आयशा, अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया एंड लोअर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया। अब लोअर मोटर को हम कर देते हैं सीक्वेंस, क्योंकि हमारे बच्चे ने करना है तो हम इसको सीक्वेंस भी कर देते हैं, लेकिन आप फिर भी देखिएगा कि सीक्वेंस करने के बावजूद जब प्रैक्टिकली आप करते हैं ना तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इसको बार बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइमर लगा के। लो जी, हमने लोअर मोटर कर ली, लेग्स चेक कर ली, अब हमें पता चला कि ये तो मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा अपर लिम्स की पावर का हो गया, उसके बाद आइज आइज का ये हो गया, करवा के देख लिया, ठीक है। और व्हाट एल्स? जॉइंट्स को आपने फिर इधर आ जाओ, इसमें आपने जॉइंट्स वगैरह, जाहिर जब आप अपर लिम्ब कर रहे हैं मेरा ख्याल है जॉइंट्स उसी वक्त ही देखिए, बजाय इसके कि फिर बाद में फिर दोबारा नीचे आए। जब आप अपर लिम्स कर रहे हैं उसी वक्त आप जॉइंट्स जो है उसको देखें, और जब आप आईज कर रहे हैं तो उसी वक्त आप उसको थोड़ी देर के लिए ये कर फैटिगेबिलिटी टेस्ट। अगेन मैं आपके लिए दोबारा इसको रिवाइज कर देती हूँ। लोअर लिम्स की, अपर लिम्स की ग्रॉस पावर चेक की, ठीक है, जॉइंट्स को देख लिया उधर ही, उसके बाद जो है वो आप ऊपर चले गए, ऊपर आपने आईज की मूवमेंट ये, और थोड़ी देर के लिए आपने फैटिगेबिलिटी टेस्ट करवा, ठीक है। आप इसको बढ़ा बहुत सकते हैं। ऑटोनॉमिक इनसफिशिएंसी जी हमने देखनी है, वो जीबीएस में देखनी चाहिए आपके चेस्ट एक्सपेंशन, तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो योर एग्जामिनर, कम से कम मैं आई विल गिव यू फुल बाय फुल मार्क्स। रीजन बीइंग योर अप्रोच इज फेयर, ठीक है जी। बंद करते हैं।